गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड की बात करेंगे। ये वर्ड्स आगे आने वाली सभी प्रकार के परीक्षाओं में, चाहे वो एसएससी हो या वो बैंक हो या वो डिफेंस से रिलेटेड एनडीए सीडीएस हो, हर प्रकार के परीक्षाओं के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे। ये जो वर्ड्स हैं जिस पर आज हम लोग बात करेंगे, ये हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड वर्ड्स हैं। अतः अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कुछ भी अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ये वर्ड आपको निश्चित तौर पर मिलेंगे। आज हम इन वर्ड्स के सिनोनिम्स, यदि संभव है तो उनका एंटोनिम्स, और यदि संभव है तो उनके कोलोकेशंस की बात करेंगे। कोलोकेशन के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोलोकेशन क्या होता है। देखिए, किसी खास वर्ड का किसी खास वर्ड के साथ पेयर बना लेना ही कोलोकेशन होता है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज हम इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं अपने पहले वर्ड एवरीसियस से। देखिए, आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वह एवरीसियस। आज हम लोग बात करते हैं एवरीसियस। देखिए, यदि कोई व्यक्ति अगर एवरीसियस है तो वह लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति है। एवरीसियस पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव होगा। पहले इसके कैटेगरी को समझा जाए। पार्ट ऑफ स्पीच से ये एडजेक्टिव होगा। चलिए इसके सिनोनिम्स देखा जाए। इसका जो अर्थ होता है वो लालची होता है। यदि कोई व्यक्ति एवरीसियस प्रवृत्ति का है तो वह लालची प्रवृत्ति का है, ठीक है। लेकिन लालची किसके प्रति होगा? धन के प्रति। हमारा लालच अलग अलग चीजों के प्रति होता है। किसी व्यक्ति का लालच है भोजन के प्रति, किसी का लालच है धन के प्रति, किसी का लालच है प्रसिद्धि के प्रति। तो ये जो लालची होगा ये व्यक्ति धन के प्रति लालची होगा, ठीक है ना। लालच हमें कहना है लेकिन किसके प्रति? धन के प्रति। तो अब हम इसके और भी सिनोनिम्स को देखते हैं जो एवरीसियस के बराबर अर्थ रखेंगे। तो इसके लिए दो कॉमन सिनोनिम्स है, रापासियस, ठीक है ना। एक वर्ड है रापासियस, लालची, और जो दूसरा वर्ड है वो है ग्रीडी। कॉमन वर्ड जो है ना वो है ग्रीडी। ग्रीडी मतलब लालची। अब हम एवरेज का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर धन के प्रति लालच को शो करना है। चलिए, अब इसका जो नाउन फॉर्म होगा, नाउन फॉर्म इसका क्या होगा? नाउन फॉर्म इसका होगा एवरेज, ठीक है ना। नाउन फॉर्म होगा एवरेज। एवरेज का मतलब लालच। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है ना। एवरेज का अर्थ होता है लालच। इसका इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लालच के जो भी वर्ड्स होंगे, अब इसके देखिए नाउन का साइन नाउन की तरह जाएगा। तो इसका जो नाउन क्या हो जाएगा? रापासिटी, और एक हो जाएगा ग्रिड, ठीक है ना। एक हो जाएगा ग्रिड। ये तीनों के तीनों अपने साथ प्रीपोजिशन जो होंगे ना ये फोर लेंगे। यदि जरूरत पड़े तो इनके साथ जो प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा वो फोर होगा। यानी कि एवरेज फोर, ठीक है, रापासिटी फोर और ग्रिड फोर। जैसे कि आप इस वाक्य को देखें, चलिए एक व्यक्ति कह रहा है एक दिन तुम्हें सोना, सोना का मतलब है गोल्ड से मतलब है, ठीक है ना। यहाँ सोना का संबंध आप गोल्ड समझिएगा, स्लीपिंग वाला सोना नहीं है। किसी व्यक्ति का ना माना सोने गोल्ड के प्रति लालच है। तो कोई व्यक्ति कह रहा है क्या कि एक दिन तुम्हें सोने के प्रति लालच के लिए पछताना होगा। जो तुम गोल्ड के प्रति लालच रखते हो, तुमको केवल गोल्ड 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 चाहिए, तो इसके लिए तुमको एक दिन पश्चाताप करना होगा। किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा। चलिए इसको हम लोग डील करते हैं। वन डे, वन डे, चलिए तुम्हें पछताना होगा। यू विल हैव टू, यू विल हैव टू, चलिए रिपेंट ऑफ योर एवरेज। चलिए लालच के लिए क्या वर्ड लेके चल रहे हैं? एवरेज। चलिए अब देखिए, हिंदी है सोने के प्रति लालच, प्रति के लिए अंग्रेजी क्या होता है इससे हमें मतलब नहीं है। एवरेज क्या लेता है हमें इससे मतलब है, ठीक है ना। अभी बात किया हूं कि एवरेज के साथ हम प्रीपोजिशन किसका इस्तेमाल करेंगे? फोर का। तो वाक्य कैसे बनेगा? वन डे यू विल हैव टू रिपेंट ऑफ योर एवरेज फॉर गोल्ड। चलिए तो ये हमारा यूज हो गया एवरेज का। चलिए हम लोग नेक्स्ट जो वर्ड की बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बिहेस्ट। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बिहेस्ट। देखिए बिहेस्ट का मतलब आदेश होता है, ठीक है ना। बिहेस्ट का मतलब आदेश होता है। पार्ट ऑफ स्पीच से ये क्या है? ये नाउन है। तो इसके लिए जो कॉमन वर्ड होगा वो क्या होगा? ऑर्डर, कमांड। आदेश के लिए और भी क्या वर्ड है? ऑर्डर, कमांड। चलिए ये आदेश हो गया। किसी अगर व्यक्ति का अगर बिहेस्ट उसका आदेश होता है। जैसे आप इस वाक्य को देखें, प्रधानमंत्री का आदेश लिखना है, ठीक है ना। और ये लाइन और भी हम आगे खींच सकते हैं, हम उतना नहीं जाना चाहते हैं। हमें लिखना है कि प्रधानमंत्री के आदेश। हम इसको कैसे लिखेंगे? चलिए
आदेश पर थोड़ा सा इसमें और एक वर्ड जोड़ लेते हैं, प्रधानमंत्री के आदेश पर कोई काम किया गया। चलिए इसको हम कैसे लिखेंगे, एट, दो तरह से लिखा जा सकता है, एट प्राइम मिनिस्टर्स, इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, एट प्राइम मिनिस्टर्स बिहेस्ट, आदेश के लिए तो हम लोग बिहेस्ट पढ़ रहे हैं, या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, एट द बिहेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। चलिए तो ये इसको हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बिहेस्ट की बात है, बिहेस्ट का मतलब आदेश होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर आगे मूव करते हैं। हमारा अगला जो वर्ड है वो है बेलिकोस। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बेलिकोस। देखिए बेलिकोस कैसे लोग होते हैं, ये बेलिकोस वैसे लोग होते हैं ना जो आक्रामक होते हैं, जो झगड़ा करने के प्रति, विवाद करने के प्रति बड़ी ये उत्सुक रहते हैं, ये मारपीट चाहते हैं, ठीक है ना, ये झगड़ालू स्वभाव के होते हैं, ये उग्र होते हैं, ये वार लाइक पीपल होते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति बेलिकोस है या बेलिकोस नेचर का है तो इसका मतलब है कि वो झगड़ालू स्वभाव का है, ठीक है ना, वो बहस करने के प्रति आमादा रहता है। चलिए अब इसके लिए हम साइनो क्या लिख सकते हैं, एग्रेसिव। अगर आप बेलिकोस हैं यानी कि आप लड़ाई पसंद करते हैं, आप उग्र स्वभाव के हैं, वारलाइक, ठीक है ना, या हम इसके लिए छोटा वर्ड लिख सकते हैं तो क्वारलसम, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति अगर बेलिकोस है इसका मतलब है कि वो झगड़ालू प्रवृत्ति का है। इसके लिए और बढ़िया सिनोनिम से ट्रुकुलेंट। अगर आप ट्रुकुलेंट हैं तो आप झगड़ालू हैं, ठीक है ना, इसके लिए हिंदी होगा उग्र, ठीक है ना, या लड़ाकू। अगर आप बेलिकोस हैं तो आप उग्र मिजाज के हैं, आप लड़ाकू मिजाज के हैं। जैसे ही इज ए मैन ऑफ बेलिकोस टेम्परामेंट, डायरेक्ट हम देखते हैं ही इज ए मैन ऑफ बेलिकोस टेम्परामेंट, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि वो एक लड़ाकू मिजाज का व्यक्ति है, ही इज ए मैन ऑफ बेलिकोस टेम्परामेंट। चलिए अब इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा पीस लविंग, जो शांति प्रिय हो, ठीक है ना, इसका क्या होगा अपोजिट, पीस लविंग। चलिए तो तीन वर्ड हम लोगों ने अभी देखा, एवरिशियस लालची होगा, बिहेस्ट आदेश होगा, और बेलिकोस झगड़ालू अथवा उग्र होगा। चलिए हम लोग यहां से बात को आगे लेके चलते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ब्रेफ्ट। ब्रेफ्ट के साथ सबसे बड़ा बात, इसके अर्थ से ज्यादा बड़ा बात इसके साथ प्रीपोजिशन है। ब्रेफ्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई चीज से ब्रेफ्ट हैं यानी कि वो चीज आपके पास नहीं है, आप उससे पूरी तरह से वंचित है। वंचित के लिए दो वर्ड और भी हैं, इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है, पहले की वीडियोस में हो चुके हैं। एक वर्ड है डेस्टिट्यूट, एक वर्ड है डिप्राइव्ड, और एक वर्ड है डिवॉइड। तो ये वंचित के जो भी वर्ड्स है ना, साइनोइंटो की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट है ही, इनका प्रीपोजिशन भी इनके साथ जबरदस्त प्रयोग होता है। और अक्सर आप प्रीपोजिशन वाले सेक्शन में आप इनका आप यूज देखेंगे, ब्रेफ्ट, डिवॉइड, डिप्राइव्ड, आप इनका यूज देखेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट अब जो फोर्थ वर्ड है वो है ब्रेफ्ट। अगर आप किसी चीज से ब्रेफ्ट हैं तो आप उससे वंचित हैं, यानी कि वो चीज आपके पास नहीं है। ब्रेफ्ट पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है, और बड़ा बात हम ये सीखेंगे कि अपने साथ ये प्रीपोजिशन क्या लेगा, ब्रेफ्ट ऑफ। हम लोग ये सीखेंगे कि ब्रेफ्ट एक एडजेक्टिव होगा और इसके साथ जो प्रीपोजिशन आएगा वो ऑफ आएगा। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, दो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, डिवॉइड और इसके लिए हो जाएगा डेस्टिट्यूट, डिवॉइड और डेस्टिट्यूट, ठीक है ना। इसका मतलब होता है, मतलब कि आप एकदम वंचित हैं उससे, वो चीज आपके पास नहीं है, ठीक है ना, आप उससे पूरी तरह से वंचित है। जैसे कि आप ये देखिए, अगर हमको कहना है चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, वो विचारों से वंचित है, मतलब उसके पास कोई विचार है ही नहीं, उसके पास कोई भी आइडिया नहीं है, ठीक है ना, उसके पास कोई भी आइडिया नहीं, हमको ऐसा कहना है। हम इसको किस प्रकार कहेंगे, ही इज, चलिए वंचित के लिए क्या वर्ड लेके चल रहे हैं, ब्रेफ्ट लेके चल रहे हैं, हम इनका भी यूज कर सकते हैं। ये भी अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेंगे, ऑफ लेंगे। चलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, ही इज ब्रेफ्ट ऑफ, ही इज ब्रेफ्ट ऑफ आइडियाज, ठीक है ना, वो विचारों से वंचित है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है कम्यूट। नंबर 5 में हम आते हैं।
हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है कम्यूट। देखिए कम्यूट का मतलब कई तरह का मतलब होता है, लेकिन हम इस वीडियो सेशन में जो कम्यूट का अर्थ लेके चलेंगे वो ये लेके चलेंगे कि यात्रा करना, एक जगह से दूसरी जगह जो यात्रा करना होता है काम के सिलसिले में। आप यात्रा करते हैं काम के सिलसिले में तो आप कम्यूट करते हैं, और इस तरह के यात्री को क्या कहते हैं, कम्यूट, यात्रा करना। और जो डेली पैसेंजर जो करते हैं ना, आरा पटना, आरा बक्सर, ये सब जो करते हैं, बक्सर पटना, दे आर कॉल्ड कम्यूटर्स, दे आर कॉल्ड कम्यूटर। तो कम्यूटर का हिंदी क्या होगा, कम्यूटर का हिंदी होगा यात्री। चलिए कम्यूटर का हिंदी जो होगा वह होगा यात्री जो अप डाउन रोज करता है। तो कम्यूट का मतलब क्या होगा, टू ट्रैवल, टू ट्रैवल, ठीक है ना। आप बस ट्रेन से आप ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना, टू ट्रैवल बाई बस ट्रेन से आप ट्रैवल करते हैं फॉर वर्क, आप काम के सिलसिले में आते जाते हैं तो आप कम्यूट करते हैं। कम्यूट का मतलब यात्रा करना लेकिन काम के सिलसिले में। हमको कहना है कि हजारों व्यक्ति आरा से पटना जाते हैं, ठीक है ना, जाते हैं, गो नहीं है ना, वो जाते हैं काम के सिलसिले में। अगर हमको ऐसा कहना है कि हजारों व्यक्ति प्रतिदिन प्रतिदिन आरा से पटना जाते हैं। चलिए हिंदी में तो जाते हैं हो गया, लेकिन वास्तव में इसका अंग्रेजी गो से नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये जाते हैं काम के सिलसिले से जाते हैं। हम कैसे लिखेंगे, एवरी डे, अगर इसे हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है ना, कम्यूट टू पटना, कम्यूट टू पटना, ये पटना आते जाते हैं, और दे आर कॉल्ड कम्यूटर, और ये जो व्यक्ति हैं कम्यूटर कहलाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कम्यूट, ठीक है ना। नंबर हम लोग 6 में आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है 6, डस्टार्डली। हमारा अगला जो वर्ड है वह है डस्टार्डली। देखिए डस्टार्डली का मतलब क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति डस्टार्डली हरकत करता है तो डस्टार्डली का अर्थ होता है कायराना। ये कायर ही वैसा हरकत कर सकता है जैसे पीछे से हमला करना, छिपकर हमला करना, घात लगाकर हमला करना। तो ये आपने कभी हिंदी सुना होगा, कायराना हरकत, ठीक है ना, यानी कि कायरो वाला हरकत। तो इसके लिए इंग्लिश क्या बनेगा, इसके लिए इंग्लिश बनेगा, ये कोलोकेशन है। देखिए इसी को कहते कोलोकेशन। कोलोकेशन की अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, बता रहा था कि कोलोकेशन क्या है। तो वर्ड का जो पेयर होता है ना वो कोलोकेशन होता है। कायराना हरकत आपने हिंदी में सुना होगा। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, चलिए पहले डस्टार्डली का पहले सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो इसका सिनोनिम्स होगा कवार्डली, कवार्डली, ठीक है ना, क्रैवेन, और इसका जो हिंदी होगा वो होगा कायराना, कायर से भरा हुआ, कायरता से भरा हुआ, कायराना। लेकिन देखिए अब चूंकि हरकत के लिए हम एक्ट लिखना है, ठीक है ना, हरकत के लिए एक्ट। अब कौन सा एक्ट, कवार्डली एक्ट नहीं, ट्रेवेन एक्ट नहीं, जबकि तीनों का हिंदी एक ही है, तीनों का हिंदी एक ही है। होने के लिए तो यहाँ कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पेयर बनेगा डस्टार्डली के साथ। तो एक्ट जो होता है वो कवार्डली एक्ट नहीं होता है, एक्ट जो होता है वो डस्टार्डली एक्ट होता है, ठीक है ना, कायराना हरकत। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये डस्टार्डली क्लियर है, डस्टार्डली का मतलब क्या होता है, कायराना, कायरता से भरा हुआ। इसके दो अच्छे सिनोनिम्स हैं, कवार्डली और क्रैवेन, ठीक है। इसका जो पेयर है ना वो है डस्टार्डली एक्ट। चलिए हम हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है इवेंसेंट। इवेंसेंट का मतलब क्या होता है, देखिए यदि कोई चीज अगर इवेंसेंट है तो इसका मतलब है कि उसका लाइफ ज्यादा नहीं है, जो थोड़े समय के लिए हो, जिसका लाइफ बहुत ज्यादा नहीं हो, जो ज्यादा समय तक नहीं चले, वो चीज इवेंसेंट होता है, क्षणिक। इसको आप कहिए क्षणिक, ठीक है ना। तो हमारा अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और वो वर्ड है इवेंसेंट, और वो वर्ड है इवेंसेंट। थोड़ा सा इवेंसेंट को देखा जाए, इवेंसेंट पार्ट ऑफ स्पीच से क्या है, एडजेक्टिव है। चलिए देखते हैं इवेंसेंट का मतलब क्या होता है, क्षणिक। चलिए क्षणिक के लिए हमारे पास वर्ड क्या है, ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी क्षणिक, जिसका लाइफ ज्यादा नहीं हो। चलिए एफिमिरल, यदि कोई चीज अगर एफिमिरल है तो वह ज्यादा समय तक के लिए नहीं है, क्षणिक है। और एक और भी बढ़िया वर्ड है फ्लीटिंग। देखिए ये सब क्षणिक के लिए अंग्रेजी है, ठीक है ना। इसका जो अगर हिंदी होगा
वो क्षणिक होगा। चलिए, अब इसका जो हमेशा के लिए हो, है ना, हमेशा के लिए शाश्वत हो, क्षणिक ना हो, इसका अपोजिट क्या बन सकता है? इटर्नल। अगर कोई चीज अगर इटर्नल है तो इसका मतलब है कि वो शाश्वत है, ठीक है ना। तो इटर्नल का मतलब जो हमेशा के लिए हो, इसके लिए छोटा अगर हिंदी कहीं की बात करें तो इसका हिंदी होता है शाश्वत। देखिए, आप लोगों को सिमली पढ़ना होगा, जैसे कि उतना ही गोरा जितना की, उतना ही बहादुर जितना की, तो उतना ही क्षणिक जितना की, एस कैसे इसको लिखते हैं? एस इवेंसेंट, ठीक है ना, एज इवेंसेंट एज क्या। अब हमको यहां पर हमको भरना है कि उतना ही क्षणिक जितना की। क्षणिक की तुलना किससे किया गया है? तो पानी के बुलबुले से। पानी के बुलबुले से मतलब कि बेहद क्षणिक। पानी का बुलबुला कितना देर तक रहता है, आप समझते हैं, ठीक है ना। तो एज इवेंसेंट एज बबल, देखिए ये मतलब कि इसका मतलब होता है बेहद बेहद क्षणिक, ठीक है ना। इसका मतलब होता है बेहद क्षणिक, मतलब कि बहुत कम समय के लिए। यदि कोई चीज अगर एज इवेंसेंट एज बबल है, अब देखिए यहाँ पर बबल फिक्स होगा, बबल के जगह पर हम कोई दूसरे वर्ड को नहीं रख सकते हैं। यही होता है सिमली, यही होता है एक्सप्रेशन, और यही होता है कोलोकेशन। ये सब फिक्स होंगे। जो वर्ड दे दिया गया है अब उसको छोड़ करके दूसरे वर्ड नहीं आएंगे। जैसे कि देखिए, एक वाक्य को देखा जाए, चलिए ये वाक्य को देखा जाए, कह रहे कि मानव की प्रसन्नता बेहद क्षणिक होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि हमारा दुख का पीरियड लंबा है और खुशी का पीरियड बहुत ही छोटा है, ठीक है ना। चलिए कैसे मानव की प्रसन्नता कैसे लिखेंगे? ह्यूमन हैप्पीनेस। इसको किस प्रकार लिखा जाएगा? ह्यूमन हैप्पीनेस बेहद क्षणिक है, कैसे लिखेंगे? इज एज इवेंसेंट एज बबल, ठीक है ना। ये उतना ही क्षणिक है जितना कि पानी का बुलबुला। चलिए ये तो क्लियर है, हमारा इवेंसेंट क्लियर है। चलिए हम आगे बात को लेके चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड इंडिजेंट। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इंडिजेंट। इंडिजेंट को थोड़ा सा देखा जाए, इंडिजेंट का क्या मतलब होता है? चलिए, एक इंडिजेंट का मतलब होता है बेहद गरीब, दरिद्र, कंगाल। अगर कोई व्यक्ति अगर इंडिजेंट है तो वो बेहद गरीब है, वो बेहद कंगाल है। चलिए इसके लिए साइनो देखा जाए, इसका बढ़िया साइनो है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट में पहले भी बात किया था, वो वंचित का भी वर्ड है और वो गरीब का लिए भी वर्ड है। चलिए डेस्टिट्यूट, अगर कोई व्यक्ति डेस्टिट्यूट है, वो दरिद्र है, वो बेहद गरीब है। इम्पोवेरिस्ट, वर्ड बहुत सारे, गरीब के लिए वर्ड की कमी नहीं है, गरीब और अमीर के लिए वर्ड की कमी नहीं है। चलिए डेस्टिट्यूट, इम्पोवेरिस्ट। चलिए हम आगे चलते हैं तो हमें मिलता है पेन्यूरियस। ये सबका मतलब क्या है? गरीब, ठीक है ना, अत्यंत गरीब, या इसको आप दरिद्र कह सकते हैं, अत्यंत गरीब अथवा कहिए दरिद्र। चलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड इंडिजेंट, ये सब एग्जाम्स में पूछे गए वर्ड है। हम जिस वर्ड पर बात कर रहे हैं, साइनो एंटो, जिस वर्ड पर बात कर रहे हैं वो कभी ना कभी पूछे गए हैं। इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप इंग्लिश में कुछ भी पढ़ते हैं ये आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है ना, आपको मिलना ही मिलना है। चलिए तो ये इंडिजेंट एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का साइनो एडजेक्टिव होना चाहिए। ये डेस्टिट्यूट, इम्पोवेरिस्ट, पेन्यूरियस, आप जो कुछ भी देख रहे हैं सभी के सभी एडजेक्टिव है। चलिए हम कैसे लिखेंगे कि वह गरीबी की जिंदगी जी रहा है, हमको ऐसे कहना है, ठीक है ना। कोई व्यक्ति के बारे में कहना है कि वह एक गरीब जिंदगी जी रहा है। चलिए इसे हमें डील करना है, वह एक गरीब जिंदगी जी रहा है। हम इसको कैसे लिखेंगे? ही इज लीडिंग, ठीक है ना, एन इंडिजेंट लाइफ स्टाइल, या इंडिजेंट, चलिए इंडिजेंट लाइफ स्टाइल, वह एक गरीब की जिंदगी जी रहा है। चलिए हम यहाँ पर इंडिजेंट के जगह पर हम डेस्टिट्यूट, इम्पोवेरिस्ट या पेन्यूरियस जैसे वर्ड भी लगा सकते थे, ठीक है ना। लेकिन चूंकि मेरा मूल वर्ड इंडिजेंट था अतः मैंने यहाँ पर इंडिजेंट का इस्तेमाल किया। अब इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा धनी। धनी के लिए भी काफी वर्ड है, धनी के लिए भी वर्डों की कमी नहीं है। चलिए इसके अपोजिट को देखते हैं। इसका अपोजिट होगा प्रॉस्पेरस, इसका अपोजिट होगा प्रॉस्पेरस। ओपुलेंट, देखिए वेल टू डू, ठीक है ना। ये इसका मतलब अगर हिंदी की बात करें तो इसका मतलब होगा संपन्न, ठीक है ना, संपन्न या अमीर, सरल भाषा में कहें तो अमीर, ठीक है ना। इंडिजेंट का ये सारे ये एंटो हैं। एंटो और भी हो सकते हैं, बस मैंने अपने आप को 3 तक रोक लिया है।
नहीं तो एंटो की संख्या और भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड इंडिजेंट, यदि कोई व्यक्ति इंडिजेंट है तो वो कंगाल है, गरीब है, ठीक है ना। डेस्टिट्यूट, इम्पोवेरिस्ड और पेन्यूरियस इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए इसके एंटोनिम्स हमने क्या देखा, प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस, ठीक है ना, ऑपुलेंट और वेल टू डू। देखिए वेल टू डू किस प्रकार लिखा गया है ना, एक होता है ना खाता पीता परिवार, है ना, सुखी संपन्न परिवार हमको लिखना है। कैसे लिखेंगे, इसका पेयर मैं यहां लिख रहा हूं, कैसे लिखता हूं उसको, वेल टू डू फैमिली। तो कौन सा फैमिली होगा, वेल टू डू फैमिली, उसने एक वेल टू डू फैमिली में जन्म लिया, ठीक है। तो सुखी संपन्न परिवार का अंग्रेजी यही होता है, वेल टू डू फैमिली। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। चलिए लेटर आई से संबंधित अभी हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, वो आपका वर्ड भी है, मतलब उसके कई तरह के उसके यूज है जो लेटर आई से रिलेटेड है। तो लेटर आई से रिलेटेड 5-6 ऐसे वर्ड हैं जो आपके लिए जबरदस्त साबित होंगे। चलिए इनको थोड़ा सा आप ध्यान से देखें। तो वर्ड जो है वो फर्स्ट वर्ड है हमारा इंडोमिटेबल, फर्स्ट वर्ड है इंडोमिटेबल। चलिए इसके बाद है इनस्क्रूटेबल, इसके बाद है इंडेफाटिगेबल, इंडेफाटिगेबल, इसके बाद है इंडेलिबल, इसके बाद है इनएलिनेबल, इसके बाद है इरिवोकेबल। चलिए ये कुछ आई से रिलेटेड वर्ड्स को हमें अभी हम लोग देखते हैं, बहुत जबरदस्ती वर्ड्स हैं। चलिए इंडोमिटेबल का मतलब क्या होता है, जिसे आप दबा नहीं सकते हो, जो दबे नहीं, जो किसी से दबे नहीं, ठीक है ना, वो इंडोमिटेबल होता है। ये सभी के सभी पार्ट ऑफ स्पीच में मान के चलिए कि सभी के सभी एडजेक्टिव है, अब हमें बार बार कहने की जरूरत नहीं है। चलिए ना, पार्ट ऑफ स्पीच में अलबल वाले सब एडजेक्टिव होते हैं, सबके सब एडजेक्टिव है। देखिए अलबल वाले जो वर्ड होते हैं ना एडजेक्टिव होते हैं। फिर इंडोमिटेबल का मतलब क्या होता है, जिसे दबाया ना जा सके। कैसे इसको लिखेंगे, दैट कांट बी, दैट कांट बी सप्रेस्ड, ठीक है ना, जिससे आप सप्रेस मतलब दबाना, जिससे आप दबा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए एक वर्ड क्या है, अदम्य। अगर कोई अगर चीज अगर इंडोमिटेबल है तो आप उसे दबा नहीं सकते हैं, जैसे अदम्य साहस। अब अदम्य का आप हिंदी में कैसे पेयर बनाइएगा, अदम्य क्या चीज हो सकता है, अदम्य साहस, अदम्य जोश, है ना, ये इस्तेमाल होता है। वैसा साहस जो दबे नहीं, ठीक है ना, वैसा साहस जिसे आप दबा नहीं सकते हैं। कैसे पेयर बनेगा, इंडोमिटेबल करेज। देखिए इसका जो बनेगा इंडोमिटेबल करेज, ठीक है ना, करेज मतलब साहस, या इंडोमिटेबल स्पिरिट, अदम्य उत्साह, वो उत्साह जो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जो इंडोमिटेबल करेज और इंडोमिटेबल स्पिरिट क्या है, ये पेयर है जिसके साथ इंडोमिटेबल का यूज होता है, ठीक है ना। करेज साहस, और कहा जाए तो स्पिरिट मतलब उत्साह जोश। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनस्क्रूटेबल, है ना, जो जल्दी समझ में नहीं आए, जिसे समझना मुश्किल हो, है ना। अगर कोई चीज अगर इनस्क्रूटेबल है तो रहस्यमय है, ठीक है ना, उसे समझना बहुत मुश्किल होगा। चलिए ये भी एडजेक्टिव है, पहले कह दिया गया है, दैट इज डिफिकल्ट टू, दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, नहीं, दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसे समझ पाना मुश्किल हो, ठीक है ना। तो इसको अगर हम सिंपल अगर एक वर्ड लिखा जाए तो मिस्टीरियस, सिंपल वर्ड लिखते हैं तो मिस्टीरियस, हिंदी क्या होगा, रहस्यमयी। यदि कोई चीज यदि इनस्क्रूटेबल है यानी कि वो आपके समझ से परे है, आप उसे नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वर्ड इंडेफेटिगेबल, बहुत सुंदर वर्ड है ना। इंडेफेटिगेबल वो होते हैं जो थकते नहीं है ना, जो काम करते हुए थकते नहीं, अथक, अथक प्रयास, वो प्रयास जो कभी थका नहीं, ठीक है ना। चलिए कैसे लिखेंगे, ये भी एडजेक्टिव है ना, दैट, है ना, दैट कैन नॉट टायर्ड, दैट कैन नॉट टायर, जो थक नहीं सकता है। इसके लिए एक वर्ड हो जाएगा टायरलेस, जो थके नहीं, तो जो थके नहीं उसके लिए छोटा वर्ड क्या है, अथक। हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है ना, एक अथक प्रधानमंत्री हैं,
ये तो लगता है कि कभी थकते ही नहीं है। सालों साल हो गए इनको छुट्टी लिए हुए, आज तक प्रधानमंत्री के पद पर आते हुए कभी इन्होंने लीव नहीं लिया। तो इनको कौन सा प्रधानमंत्री कहेंगे? इंडेफेटिगेबल, इंडेफेटिगेबल प्राइम मिनिस्टर। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रियली इंडेफेटिगेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, ये कभी थकते तो हैं ही नहीं, ठीक है ना। तो चलिए ये इंडेफेटिगेबल का यूज रहा। चलिए हम आगे बढ़ते। इंडेलीबल, इंडेलीबल क्या होता है? जो मिटे नहीं, जिसको मिटा पाना मुश्किल हो। जैसे आप चुनाव में जब वोट देते हैं ना, तो आपको आपके ऊपर एक इंक लगा दिया जाता है, ठीक है ना। ये इंक अगर ठीक से सूख जाए, बढ़िया से सूख जाए, तो ये जल्दी हटेगा नहीं, हटने में ना काफी वक्त ले लेता है। तो इंडेलीबल क्या होगा? जिसको मिटा पाना कठिन हो, जो मिट नहीं सकता, अमिट, अमिट छाप। उसने अपने भाषण से लोगों पर अमिट छाप छोड़ी, ठीक है ना। चलिए तो इंडेलीबल क्या हो जाएगा? दैट इज डिफिकल्ट, दैट इज डिफिकल्ट टू ओमिट, है ना। दैट इज डिफिकल्ट टू ओमिट, जिसे मिटाना कठिन हो, इसके लिए एक हिंदी क्या हो जाएगा? अमिट, ठीक है ना। चलिए अब हमको कहना है कि मेस्सी ने फाइनल में लोगों पर अमिट छाप छोड़ी, जिस तरह से गेम खेला, जिस तरह से अर्जेंटीना को उसने जीत दिलाई। कैसे लिखेंगे अगर इसको लिखना है? तो मेस्सी लेफ्ट एन इंडेलिबल इंप्रेशन, एन इंडेलिबल इंप्रेशन, इंप्रेशन मतलब छाप, ठीक है ना। चलिए इन द फाइनल, इन द फीफा फाइनल, इन द फीफा, है ना, वर्ल्ड कप। चलिए ये तो हो गया बात कि फीफा वर्ल्ड कप में, ठीक है ना, मेस्सी ने, ठीक है ना, एक अमिट छाप छोड़ी। ये है इंडेलिबल इंप्रेशन। और इसी तरह से हम लिख सकते हैं इंडेलिबल इंक। नहीं, वो इंक जो कि सूख जाने के बाद जल्दी मिटे नहीं, वो कौन सा इंक होगा? इंडेलिबल इंक होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इंडोमिटेबल, जो दबाया ना जा सके, जैसे कि इंडोमिटेबल करेज। इनस्क्रूटेबल, जिसे समझना मुश्किल हो, दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना मुश्किल हो। इंडेफेटिगेबल, जो थके नहीं, दैट कैन नॉट टायर। इसके लिए एक वर्ड है टायरलेस। एक वर्ड क्या है इसके लिए? टायरलेस, जो थके नहीं, अथक हो, जैसे कि कोई व्यक्ति। आइएगा, इंडेलीबल क्या होता है? यदि कोई चीज यदि इंडेलीबल है तो उसे मिटा पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, वो जल्दी मिटेगा नहीं, ठीक है। तो जैसे कि इंडेलीबल इंक, और कोई किसी का छाप भी क्या होता है? लोगों के ऊपर अमिट छाप होता है। चलिए अब हम बात को आगे लेके चलते हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनएलिनेबल। इनएलिनेबल का मतलब क्या होता है? जिसे छीना ना जा सके, है ना। जैसे कि एक हमारा अधिकार है, जीने का अधिकार। आप मेरे सारे अधिकार को छीन सकते हैं, लेकिन जो जीवन का अधिकार होता है ना, ये कैसा राइट होता है? ये वैसा राइट होता है जिसे आप छीन नहीं सकते हैं। वो राइट होगा इनएलिनेबल राइट, ठीक है ना। तो इनएलिनेबल को कैसे तोड़ के लिखेंगे? दैट कांट बी टेकन अवे, दैट कांट बी टेकन अवे, जिसे छीना ना जा सके, ठीक है ना, जिसे छीना ना जा सके। लेकिन क्या चीज, पेयर क्या बनेगा इससे? क्या कोलोकेशन बनेगा? हम कहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे? तो अधिकार, है ना, वो अधिकार जिसे कोई ले नहीं सकता है। पेयर कैसे बनेगा इसका? इनएलिनेबल, थोड़ा ध्यान दिया जाए, इनएलिनेबल राइट, ठीक है ना, वैसे अधिकार जिसको छीना नहीं जा सकता। जैसे कि हमारा जो जीवन का अधिकार है, वो कौन सा अधिकार है? वो एक इनएलिनेबल राइट है। हमारा बोलने का अधिकार आप रोक सकते हैं, ट्रैवल करने का अधिकार छीन सकते हैं, ठीक है ना, काम करने का अधिकार छीन सकते हैं, लेकिन जीवन का अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। चलिए तो ये हमारा इनएलिनेबल क्लियर हो गया। इरिवोकेबल का मतलब क्या होता है? देखिए, इरिवोकेबल एक ऐसा फैसला होता है कि एक बार दे दिया तो इसे अब वापस नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। ये फैसला अपरिवर्तनीय होता है, जिसको बदला ना जा सके। तो क्या बदला ना जा सके? फैसला या निर्णय, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे? चलिए इसको कैसे तोड़ के लिखेंगे? दैट कांट बी टेकन बैक, दैट कांट बी टेकन बैक, जिसे वापस ना लिया जा सके, ठीक है ना। ये फाइनल होगा, ये क्या होगा? फाइनल होगा, अपरिवर्तनीय। तोड़ के कैसे लिखेंगे? अपरिवर्तनीय। लेकिन क्या फैसला?
ठीक है ना। जैसे कि कहा जा सकता है कि द डिसीजन इज, देखिए कैसे कहा जाता है, द डिसीजन इज फाइनल एंड इरिवोकेबल, कि जो निर्णय है ये अंतिम है और अटल है। जो निर्णय है वो अंतिम है और अटल है, अब ये निर्णय वापस नहीं लिया जाएगा। तो ये आई से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एक और इसमें वर्ड हम ऐड करते हैं, तो वो वर्ड इनकॉरिजिबल, वो वर्ड है इनकॉरिजिबल। चलिए एक और वर्ड ऐड कर लिया जाए, एक वर्ड है इनकॉरिजिबल। देखिए यदि कोई चीज यदि इनकॉरिजिबल है, थोड़ा आवाज को थोड़ा ठीक से सुना जाए, यदि कोई चीज यदि इनकॉरिजिबल है तो वो ठीक नहीं होने वाला है, वो एक तरह से लाइलाज हो चुका है। जैसे बीमारी, कोई बीमारी, आज एड्स क्या है, साइंस इतना प्रगति कर गया, लेकिन एड्स कौन सी बीमारी है, इनकॉरिजिबल डिजीज है, ठीक है ना। इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। कैसे लिखेंगे, दैट कांट बी, दैट कांट बी क्योर्ड, जिसे ठीक ना किया जा सके, ठीक है ना, ला इलाज। जैसे कि लाइलाज बीमारी हमें लिखना है, तो लाइलाज बीमारी को कैसे अंग्रेजी में लिखेंगे, इनकॉरिजिबल डिजीज। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। चलिए हमारा जो अगला वर्ड है वह है इटिनेरेंट। देखिए अगर कोई व्यक्ति अगर इटिनेरेंट है तो इसका मतलब होता है कि वो घूमता है एक जगह से दूसरा जगह काम के सिलसिले में, वो घुमंतु नोमैडिक नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति अगर इटिनेरेंट है तो वो काम के सिलसिले में वो व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, ठीक है ना, वह व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह घूमता है काम के सिलसिले में। चलिए इसको थोड़ा सा देखा जाए, तो हमारा जो वर्ड है वह है इटिनेरेंट। हमारा जो वर्ड है वह है इटिनेरेंट, बहुत ही अच्छा वर्ड है। और इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, पेरिपैटेटिक। यदि कोई व्यक्ति अगर इटिनेरेंट है तो इसका मतलब है कि वो पेरिपैटेटिक है, वो घूमता है काम के सिलसिले में। चलिए इसको देखा जाए, बहुत अच्छा वर्ड है ये। चलिए हमारा अगला वर्ड है इटिनेरेंट। इटिनेरेंट को हम कैसे लिखेंगे, तोड़ के कैसे लिखेंगे, वर्क है ना, मूविंग फ्रॉम। इसको कैसे लिखेंगे, मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये व्यक्ति घूमेगा है ना काम के सिलसिले में, फॉर वर्क, ठीक है ना, ये व्यक्ति घूमेगा काम के सिलसिले में। इसके लिए एक वर्ड अगर छोटा सा वर्ड लिखा जाए तो इसके लिए वर्ड है पेरिपैटेटिक। पेरिपैटेटिक है ना, घुमंतु। लेकिन ये घुमंतु कौन होंगे, ये घुमंतु आदिवासी नहीं होंगे, ये घुमंतु कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरा जगह घूमे, ठीक है ना। जैसे कि कोई यात्री एक जगह से दूसरा जगह घूमता है तो वो कौन सा यात्री कहलाएगा, वो इटिनेरेंट ट्रैवलर होगा। जैसे कि फाहयान, ठीक है ना, फाहयान एक चाइनीज ट्रैवलर था। फाहयान, हम चलिए, फाहयान वाज एन इटिनेरेंट, ठीक है ना, ट्रैवलर। फाहयान जो था एक चाइनीज ट्रैवलर था, ठीक है ना, वाज एन इटिनेरेंट ट्रैवलर। चलिए तो ये तो बात हो गई इटिनेरेंट के बारे में। जैसे कि कोई व्यक्ति जो घूम घूम के एक घर से दूसरे जगह घर पढ़ाता है, एक घर में गया पढ़ा करके दूसरे घर में गया, तीसरे घर में गया, अब वो कौन सा टीचर कहलाएगा, इटिनेरेंट टीचर, जो घूम रहा है, ठीक है ना, वो कहलाएगा इटिनेरेंट टीचर। इसी तरह से वर्कर, ठीक है ना, कोई वर्कर है, मजदूर है, इस मकान में काम किया, इस मकान में काम खत्म होने के बाद दूसरे मकान में काम करने लगा, अब वो कौन सा वर्कर कहलाएगा, इटिनेरेंट वर्कर। ये सब मैं क्या दे रहा हूं, ये सब पेयर हैं जो कि इटिनेरेंट के साथ यूज होते हैं। चलिए अब इसका अपोजिट की अगर हम बात करते हैं, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सेटल्ड, जो एक जगह स्थित है और वो घूम नहीं रहा है, ठीक है ना। तो अगर कोई व्यक्ति अगर सेटल्ड है तो वो स्थिर है, वो मूव नहीं कर रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है जुबिलेंट। हमारा अगला वर्ड है जुबिलेंट। देखिए अगर आप जुबिलेंट हैं तो आप अत्यंत अत्यंत प्रसन्न है। जुबिलेंट का मतलब होता है अत्यंत प्रसन्न, काफी प्रसन्न,
ठीक है ना। अब इसके लिए क्या साइन हो जाएगा, ज्वायस, ज्वायस, बहुत अच्छे अच्छे साइनो हैं, इलेटेड, एक्सटैटिक। देखिए सबका मतलब क्या है, अति प्रसन्न, सबका मतलब है अति प्रसन्न। चलिए दो तीन इडियम्स है, ठीक है ना, जिनका अर्थ होता है अति प्रसन्न और उनका यूज बहुत ज्यादा होता है। यदि उनको अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो वो वर्ड बार बार आने वाले हैं, एग्जाम्स में भी उससे कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। वो भाई कौन कौन वर्ड्स हैं, तो कॉक के हुप थोड़ा ध्यान दिया जाए, देखिए कैसे लिख रहा हूं, ये वर्ड है कॉक के हुप, अति प्रसन्न, ठीक है ना। चलिए ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन अति प्रसन्न, ठीक है ना। ऑन हाई अति प्रसन्न। तो अति प्रसन्न के लिए ना हमारे पास ढेरों सारे वर्ड्स है, ढेरों सारे वर्ड्स है, आप ऐसे समझिए। अर्जेंटीना के निवासी, इनकी तो प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं है, दिन भर नाच गान कर रहे हैं और बहुत प्रसन्न, हमको ऐसा कहना है। कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, द पीपल ऑफ अर्जेंटीना, द पीपल ऑफ अर्जेंटीना, है ना, ठीक है ना, आर इन जुबिलेंट मूड, ठीक है ना, वो कौन से मूड में है, अति प्रसन्न मिजाज में है। अभी उनके मिजाज के बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते, जुबिलेंट मूड में है। तो यदि कोई व्यक्ति जुबिलेंट है तो अति प्रसन्न है, ठीक है ना, जुबिलेंट का मतलब होता है अति प्रसन्न। चलिए इसका हिंदी हम यहां पर नोट कर सकते हैं, अति प्रसन्न। चलिए इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, दुखी, है ना, शोक में डूबा हुआ, जैसे फ्रांसीसी, है ना, जैसे फ्रेंच निवासी, है ना। जो स्थिति अर्जेंटीना के लोगों की है उनके ठीक विपरीत स्थिति फ्रांस के लोगों की है। तो फ्रांस के लोग अभी किस मूड में हैं, दुख के मूड में, है ना, सौरवफुल, दुखी हैं। चलिए सोमबर, देखिए कौन कौन से वर्ड दुखी के लिए, ग्लूमी, वर्ड की कमी नहीं है, मॉर्नफुल, दुखी, ये सब दुखी की अंग्रेजी है, ठीक है ना। अगर आप दुख में डूबे हुए हैं तो आप सोमबर मूड में हैं, ग्लूमी आपका मूड है, मॉर्नफुल आपका मिजाज है। तो इस सब का मतलब क्या होता है, दुखी, दुख में डूबा हुआ। चलिए बात को हम लोग यहां से आगे लेके चलते हैं। चलिए हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है मूट। अब हम आगे बढ़ते हैं, मूट की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं मूट का क्या मतलब होता है। देखिए मूट पॉइंट होता है अथवा मूट क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, एक वैसी बात जिस पर बहस हो जाए, एक वैसी बात जो झगड़ा करा दे, वो जो विवादित बात होते हैं वो होते हैं मूट पॉइंट अथवा मूट क्वेश्चन। मूट कभी अकेले नहीं आता है, हमारा जो अगला वर्ड है वो मूट है, ये कभी अकेले नहीं आता है, ठीक है ना। ये जब भी आएगा तो इसका कोलोकेशन क्या होगा, पॉइंट क्वेश्चन, ये इसके कोलोकेशन होंगे। पहले आप इसको समझा जाए, मूट का मतलब क्या होता है, जो कि विवादित हो, जो झगड़ा करा दे लोगों के बीच। जैसे कि आरक्षण का मुद्दा, कौन सा मुद्दा है, अब आरक्षण जिसको अच्छा, जिसको मिलता अच्छा कहेगा, जिसको नहीं मिलता वो खराब कहेगा। यानी कि आरक्षण का मुद्दा एक विवादित मुद्दा है, ठीक है ना, ये लोगों में झगड़ा करा सकता है। चलिए तो चलते हैं, मूट, मूट का इस्तेमाल कैसे होता है, मूट पॉइंट मूट क्वेश्चन। देखिए यही इसका पेयर है, यही इसका पेयर है, मूट पॉइंट या मूट क्वेश्चन, ठीक है ना। यही इसी के साथ हम मूट का ना इस्तेमाल करते हैं। चलिए मूट के लिए क्या साइन लिख सकते हैं, कंटेंसस, कंटेंसस यानी कि जो झगड़ा करा दे, ठीक है ना। इसको हम सिंपल कह सकते हैं, सरल भाषा में विवादित, या जो यदि कोई बात यदि मूट है तो वो झगड़ा करा सकता है। जैसे आप इस वाक्य को देखें तो, चलिए आप इस वाक्य को देखिए, और है क्या कि रिजर्वेशन इज ए मूट पॉइंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है ना। जो आरक्षण है ये भारतीय राजनीति में कौन सा एक विवादित मुद्दा है। यानी कि अगर आपको
लोगों के बीच झगड़ा कराना है, आप रिजर्वेशन का मुद्दा उठा दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। तो रिजर्वेशन शुरू से आज तक कैसा बात रहा है, तो मूट पॉइंट, हम मूट पॉइंट की जगह पर हम मूट क्वेश्चन भी लिख सकते थे। चलिए दोनों को लिखा जा सकता है, दोनों का अर्थ एक ही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है नेमेसिस। हमारा अगला वर्ड है नेमेसिस। चलिए नेमेसिस क्या होता है, थोड़ा सा इसको देखा जाए। नेमेसिस का मतलब क्या होता है ना, एक सजा जो किसी के लिए उचित सजा हो, उचित दंड, सही दंड, सही सजा, ये वर्ड होता है नेमेसिस। ठीक है ना। नेमेसिस के लिए हम कैसे तोड़ के लिखेंगे, जस्ट पनिशमेंट, जस्ट पनिशमेंट। ठीक है ना। और एक इसके लिए एक बढ़िया वर्ड है रिट्रीब्यूशन। रिट्रीब्यूशन का इस्तेमाल खासतौर पर देवीय सजा के मामलों में होता है। देखिए यही पेयर, यही कोलोकेशन की बातें हैं। हमको कहना है कि देवीय सजा, जो देवता जो सजा देते हैं, ठीक है ना, दैवीय सजा हमें लिखना है ना, वो सजा जो देवता द्वारा दिया गया है। अब आइए, सजा के लिए आप क्या वर्ड देख रहे हैं, एक नेमेसिस है। सजा के लिए क्या वर्ड है, एक रिट्रीब्यूशन है। सजा के लिए एक वर्ड क्या है, पनिशमेंट है। तो सजा के लिए आप तीन यहाँ पर वर्ड देख रहे हैं। लेकिन अगर हमें देवीय सजा कहना है तो इसके लिए केवल और केवल क्या होगा, केवल और केवल रिट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। इसको कहते हैं कोलोकेशन। एक वर्ड का एक खास वर्ड के साथ जुड़ना, दिस इज कॉल्ड कोलोकेशन। चलिए तो देवीय सजा को कैसे लिखेंगे, देवीय के लिए क्या हो जाएगा, डिवाइन, और सजा के लिए वर्ड क्या है, रिट्रीब्यूशन। तो किसी को दिया गया जो उपयुक्त सजा होता है वो नेमेसिस होता है। ठीक है ना। अगर इसको सरल भाषा में लिखे तो इसका हिंदी क्या होता है, उपयुक्त सजा, वो सजा जो किसी के लिए सही हो। चलिए ये हमारा रहा नेमेसिस। चलिए हम लोग वाक्य को, हम लोग अगले वर्ड को लेते हैं और उसमें एक वर्ड है ऑब्लिगेटरी। चलिए हमारा अगला वर्ड है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या है, जो जरूरी है। ठीक है ना, जो जरूरी है, जो, लेकिन ऐसा कानून नहीं कहता है। ऑब्लिगेटरी तो जरूर है, लेकिन वो जरूरी तो जरूर है, लेकिन कानून के नजर में जरूरी नहीं है। कानून के नजर में यदि कोई चीज जरूरी है तो उसके लिए वर्ड है मैंडेटरी। चलिए ये तो ऑब्लिगेटरी एडजेक्टिव है। अब जरूरी के लिए हमारे पास वर्ड क्या, मैंडेटरी है। जरूरी के लिए जो वर्ड है वो मैंडेटरी है। आप ऐसे समझिए, यदि कोई चीज अगर मैंडेटरी है तो वो जरूरी है, ऐसा कानून कहता है। कानून की नजर में यदि कोई जरूरी हो तो उसके लिए हम मैंडेटरी का इस्तेमाल करेंगे। चलिए कॉमन वर्ड के बारे में बात करें तो इसके लिए वर्ड हो जाएगा कंपलसरी। अगर कॉमन वर्ड के बारे में बात करें तो इसका हो जाएगा कंपलसरी। इसका हिंदी की अगर हम बात करें तो इसका हिंदी हो जाएगा जरूरी, आवश्यक। जैसे कि आप ये वाक्य देखिएगा, चलिए अभी देखिए ये क्या है, ये क्या कर रहा है, इट इज ऑब्लिगेटरी टू वियर मास्क एट पब्लिक प्लेसेस। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी है। देखिए ऐसा व्यक्ति का भी है, सरकार ने भी ऐसा कोई कानून नहीं लाया है। ठीक है ना। हाँ आप मास्क पहनिए, लेकिन अब इस पर कानून आना बाकी है। जब कानून आ जाएगा कि अगर आप पब्लिक प्लेस पर अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो आप सजा के लिए जिम्मेदार होंगे। अगर ये कानून इस पर बन जाता है तो यहाँ पर जो आप ऑब्लिगेटरी देखते हैं ना, यहाँ पर मैंडेटरी हो जाएगा। मैंडेटरी का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज कानून के नजर में जरूरी हो। हाँ अभी तो है, अभी सरकार ने फरमान जारी कर दिया कि आप बाहर निकले तो मास्क पहन के निकले, लेकिन अभी इस पर कानून आना बाकी है। कोई लिखित कानून नहीं है। तो जब तक लिखित कानून नहीं है वो मैंडेटरी नहीं होगा। हाँ जब ऐसा संविधान में, सॉरी संसद में ऐसा कानून बन जाएगा कि आप पब्लिक प्लेस पर बिना मास्क के नहीं जा सकते हैं, तब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मैंडेटरी। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। चलिए हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है सुपरसिलियस। बहुत अच्छा वर्ड है सुपरसिलियस, बहुत हाई क्लास का ये वर्ड है। चलिए देखा जाए, हमारा अगला जो वर्ड है वह है सुपरसिलियस। सुपरसिलियस जो है ना, पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है। देखिए यदि कोई व्यक्ति सुपरसिलियस है, सुपर मतलब बड़ा,
यानी कि वो अपने आप को बड़ा समझता है, किसी से भी अपने आप को बड़ा समझता है। वो व्यक्ति एक तरह से घमंडी व्यक्ति, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति सुपरसिलियस व्यक्ति है, यानी कि वो खुद को दूसरे से बड़ा समझता है। अब घमंडी के लिए हमारे पास क्या वर्ड है, बढ़िया वर्ड क्या है? अगर घमंडी के लिए मैं वर्ड की बात करूं तो हमारे पास बढ़िया वर्ड है, ठीक है ना। उसके लिए हम कह सकते हैं हॉटी, हॉटी का मतलब घमंडी, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारे पास एक अच्छा वर्ड है घमंडी कहने के लिए, एरोगेंट, ठीक है ना। अगर आप एरोगेंट हैं तो इसका मतलब आप घमंडी हैं, आप अहंकारी हैं, आप अपने आप को किसी से बड़ा मानते हैं। चलिए, तो घमंडी और अहंकारी के लिए वर्ड्स हैं हमारे पास, 3 वर्ड हैं, सुपरसिलियस, हॉटी और एरोगेंट। अभी मैं कुछ देर पहले बात किया था, उतना क्षणिक जितना कि पानी का बुलबुला, ठीक। अब उतना घमंड जितना कि, घमंड का तुलना किससे का किया गया है? तो घमंड का तुलना मोर से किया गया है, पिकॉक से, एज हॉटी। और उसमें तीनों वर्ड में हम क्या लेके चलेंगे? हॉटी लेके चलेंगे, ठीक है ना। एज हॉटी, थोड़ा ध्यान दीजिए, एज हॉटी एज पिकॉक, एज हॉटी एज पिकॉक, थोड़ा ध्यान दिया जाए, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ देखिए, ये सब सिमिली है। जब मतलब पिकॉक इतना घमंडी, मतलब कि बहुत बहुत घमंडी। अगर इसको तोड़ के दूसरे शब्दों में कहा जाए, अर्थात बहुत घमंडी। चलिए, अगर हमको कहना है कि वो बहुत घमंडी महिला है, हमको ऐसा कहना है, क्या लिख सकते हैं? शी इज एज हॉटी, शी इज एज हॉटी एज पिकॉक, ठीक है ना। शी इज एज हॉटी एज पिकॉक, वो बहुत ही घमंडी महिला है। चलिए, एक वर्ड और देखते हैं, एक वाक्य और देखते हैं। चलिए, सेंटेंस क्या कर रहा है, पहले सेंटेंस के पहले हिंदी भाव को देखा जाए। सेंटेंस कर रहा है कि पीपल डोंट लाइक हिम, लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? पीपल डोंट लाइक हिम, लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज ऑफ हिज सुपरसीलियस नेचर, उसका स्वभाव कैसा स्वभाव है? उसका स्वभाव घमंडी स्वभाव है। तो घमंडी स्वभाव के कारण लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा सुपरसीलियस क्लियर है। चलिए, हम आगे बढ़ते तो हमें मिलता है शेड्यूलस, हमें आगे मिलता है शेड्यूलस। शेड्यूलस का मतलब क्या होता है? मेहनती, आप ऐसे समझिए। यदि कोई व्यक्ति शेड्यूलस है, यानी कि वो मेहनत करता है, ठीक है ना। चलिए, इसके लिए हम वर्ड लिख सकते हैं पेंस्टेकिंग, मेहनती, पेंस्टेकिंग। इसके लिए हमारे पास वर्ड है डिलीजेंट, मेहनती के लिए अच्छे अच्छे वर्ड है हमारे पास। इंडस्ट्रियस, ठीक है ना, ये सब का मतलब है मेहनती, आप मेहनतशील हैं, ठीक है ना, मेहनत करते हैं। तो सरल भाषा में हम इसको कह सकते हैं मेहनती। चलिए, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो आलसी, सुस्त, है ना। आलसी सुस्त के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, जैसे कि स्लॉथफुल, सुस्त, आलसी। हम लिख सकते हैं इंडोलेंट, आलसी, ये सब आलसी के लिए। और कॉमन वर्ड कहें तो लेजी और आइडल, ठीक है ना। एक और आलसी के लिए बढ़िया वर्ड है ना, आलसी सुस्त कहिए लेथार्जिक। यदि कोई चीज अगर लेथार्जिक है तो आलसी है, सुस्त है, ठीक है ना। चलिए, इसको हम कह सकते हैं आलसी या सुस्त। चलिए, हम बात को हम आगे लेके चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है, तो ये सुपरसिलियस आपका क्लियर हो गया है, और आपका शेड्यूलस भी क्लियर हो गया है, ठीक है ना। सुपरसिलियस का मतलब घमंडी, और शेड्यूलस का मतलब मेहनती। चलिए, हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है एस्प्यूरियस, हमारा अगला वर्ड है एस्प्यूरियस। ठीक है, एस्प्यूरियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नकली, ठीक है ना। यदि कोई चीज अगर एस्प्यूरियस है तो वह नकली है, लेकिन इसका यूज दवा के मामलों में ज्यादातर होता है, नकली दवा कहना है। तो नकली के लिए तो बहुत सारे अंग्रेजी हैं, ठीक है ना, लेकिन नकली दवा जो हम लोग कहेंगे तो उसके लिए हम लोग एस्प्यूरियस का इस्तेमाल करेंगे। एस्प्यूरियस मेडिसिन, आप ऐसे समझिए, ज्यादातर इसका जो प्रयोग होता है ना वो मेडिसिन के मामलों में होता है। तो चलिए, अब हम इसके सिनोनिम्स को देखते हैं कि नकली के लिए हमारे पास और कौन कौन से वर्ड है। स्प्यूरियस पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है। साइनो क्या होगा इसका? फेक, काउंटरफिट। नकली के लिए ये सब कॉमन वर्ड है, फेक, काउंटरफिट, ठीक है ना, बोगस। ये सबका हिंदी हो जाएगा, अगर हिंदी की बात कहें तो इसका हिंदी हो जाएगा नकली, ठीक है ना, इसका हिंदी हो जाएगा नकली। चलिए, इसके अपोजिट क्या होंगे? इसका अपोजिट होगा असली, ओरिजिनल, ऑथेंटिक। तो इसका हिंदी हो जाएगा असली या वास्तविक।
चलिए इसका हिंदी हो जाएगा असली या वास्तविक। चलिए देखते हैं, इसे सेंटेंस देखते हैं। देखिए दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक वर्ड है सीज, आप ऐसा समझिए, कंफ्यूजिंग वर्ड के ना जबरदस्त ये वर्ड है। एक है सीज और एक यहाँ है सीज। थोड़ा दोनों सीज पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि आपको हमको इनका यूज करना है। चलिए देखते हैं, एक सेंटेंस के रूप में देखते हैं। चलिए ये दो में से एक वर्ड का हमें चुनाव करना है। कह रहा है कि ए टीम ऑफ पुलिस, ठीक है ना, पुलिस की एक टीम ने रेडेड ऑन हिज शॉप, उसके शॉप पर, उसके दुकान पर छापा मारा, ठीक है ना, एंड स्पूरियस मेडिसिन, और नकली दवाओं को क्या कर लिया, अब छापा मारेगा तो नकली दवाओं को जब्त करेगा। चलिए देखिए दो सीज में पहले हम देखते हैं कि कौन सा सीज यहां पर होना चाहिए। हमें सीज तो भरना है। अब या तो ये सीज होगा या तो ये सीज होगा। देखिए ये सीज का मतलब होता है ना रोक देना, बंद कर देना। अगर आप कोई चीज को सीज करते हैं तो आप उसे अब होने नहीं देते, आप उसको रोक देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये सीज जो है ना, ये पार्ट ऑफ स्पीच से वर्ब है। इसका साइन हो जाएगा स्टॉप। अगर आप कोई चीज को सीज करते हैं, आप उसे रोक देते, बंद कर देते, जैसे कि सीज फायर। जैसे कि अगर हम तोड़ के लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, सीज फायर। जब गोलाबारी जब रुक जाता है, जब क्रॉस बॉर्डर है ना फायरिंग रुक जाते हैं, तो इसको कहते हैं सीज फायर। और ये सीज का मतलब क्या होता है ना, जब्त कर लेना, ये भी वर्ब है। अगर आप कोई चीज को सीज करते हैं तो आप उसको जब्त कर लेते हैं। चलिए अब जैसे कि सेंटेंस डिमांड कर रहा है कि पुलिस ने उसके शॉप पर छापा मारा और नकली दवाओं को जब्त कर लिया। तो जब्त करने के लिए हम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे, हमारा स्पेलिंग जो होगा वो इस तरह से चलेगा। तो ये हमारा सीज रहा। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। देखिए इसमें एक वर्ड है, आपको मिसनोमर पढ़ना है, ठीक है ना। मिसनोमर क्या होता है, एक गलत नाम जो किसी को दे दिया जाता है, ठीक है ना। मिस मतलब गलत, और नोमर का मतलब होता है नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। वन वर्ड में एक बढ़िया वर्ड है मिसनोमर, आप ऐसे समझिए, वन वर्ड में एक बहुत बढ़िया वर्ड है मिसनोमर। तो मिसनोमर को कैसे लिखेंगे, ए रॉन्ग नेम गिवन टू ए पर्सन या प्लेस, गिवन टू ए पर्सन या प्लेस, गलत नाम जो किसी को दे दिया जाता है ना, वो मिसनोमर होता है। एक नाम जो उसके लिए सुटेबल नहीं है, जैसे कि कोई अनपढ़ व्यक्ति है और उसका नाम हो जाए विद्यापति, तो विद्यापति उस अनपढ़ व्यक्ति के लिए क्या है, एक मिसनोमर है, ठीक है ना। एक गलत नाम जो उस व्यक्ति को दे दिया गया है। इसी को अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, विद्यापति इज जस्ट ए मिसनोमर, जस्ट ए मिसनोमर फॉर एन इलिटरेट पर्सन। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। हमारे पास एक वर्ड है डिफंक्ट। देखिए डिफंक्ट बहुत बढ़िया वर्ड, ठीक है ना। डिफंक्ट बहुत बढ़िया वर्ड। देखिए अगर कोई चीज डिफंक्ट है, यानी कि अब वो काम नहीं कर रहा है, अब वो डेड अवस्था में चला गया है, अब वो अक्रियाशील है। जैसे कि कोई कंपनी, बंद पड़े कंपनी हमें लिखना है, हमें लिखना है कि बंद पड़े कंपनी, यानी कि वो कंपनी जो अब काम नहीं कर रही है, ठीक है ना। वो कंपनी क्लोज नहीं लिखना चाहिए, है ना, ठीक है ना, क्योंकि अब कंपनी वो सक्रिय नहीं है, बंद पड़ गया है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ढंग से लिखना होगा, तो हम ऐसे लिखेंगे डिफंक्ट कंपनी, ठीक है ना। डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह से होते हैं, है ना। बंद पड़े संस्थान, वो संस्थान जो कि अब काम नहीं करता है, तो वो कौन सा संस्थान होगा, वो डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो यदि कोई चीज डिफंक्ट है, यानी कि अब वो क्रियाशील नहीं है,
अब वो डेड अवस्था में जा चुका है। तो इसके लिए क्या साइन लिख सकते हैं, इनएक्टिव, या हम लिख सकते हैं डेड, ठीक है ना, जो अब काम ना करे, जो अब क्रियाशील ना हो। सरल भाषा में कैसे लिखेंगे, जो अब क्रियाशील ना हो, तो वो चीज क्या होगा, वो चीज डिफंक्ट होगा। तो बच्चों आज का हमारा वीडियो सेशन में ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहा। ये वर्ड्स आपको आगे आने वाले परीक्षाओं में, वो चाहे परीक्षा चाहे किसी लेवल का हो, ये बहुत उपयोगी वर्ड्स हैं। आप इन वर्ड्स को समझिए, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। साइन और एंटो तो अपने जगह पर है, अगर आप इस वर्ड को समझते हैं तो आपको कई तरह के लाभ मिलने वाले हैं। तो आज का हमारा ये जो सेशन है ये इतना ही तक रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने इसको नहीं किया है, क्योंकि आगे आने वाले डेज में आपको अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफी जबरदस्त होंगे, ठीक है ना। चलिए आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।